तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चीज़ों को कवर अप करना है। जो जैबिस के लिए आपके क्या इनको कहेंगे, एमसीक्यूज हैं, उन पे जाने से पहले, तो एमसीक्यूज पे जाने से पहले आई एडवाइज यू ऑल कि जो मैंने बेसिक्स बताई हुई हैं, मैंने जो बेसिक टॉपिक्स का ओवरव्यू दिया हुआ है रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम्स, तो आप उनको पहले देख लें, फिर आपके लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। मैंने सिलेबस भी बताया हुआ है, सारा करिकुलम भी बताया हुआ है, सारी रेलिवेंट चीज़ें भी जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं जैबिस के एंट्रेंस टेस्ट में, वो मैंने बताई हैं। एंड ये जो जैबिस का कंप्यूटर का सेक्शन होता है और ये जो एनटीएस का नैट के का सीएस का टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटर सेक्शन उसके अंदर होता है, कंप्यूटर बेस्ड तो टेस्ट नहीं होता। तो इसमें ना सिर्फ ये कि करिकुलम ओवरलैपिंग है, बट के जो उनका डिफिकल्टी लेवल है वो भी मोर और लेस सेम है। तो अगेन बताता चलूँ कि जैबिस में जो आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, उन 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो है वो बेसिक थ्योरी से होंगे, यानी जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक्स हैं, उसकी हिस्ट्री है, उसकी नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क की टोपोलॉजी है, इंटरनेट से रिलेटेड है, एआई की बेसिक डेफिनेशन वगैरह, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन वगैरह, इस तरह की चीज़ें होंगी। बाकी जो 10 क्वेश्चन होंगे दे विल बी रिलेटेड टू गेट्स, वो गेट से रिलेटेड होंगे, कन्वर्जन से रिलेटेड होंगे। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर कन्वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं। कन्वर्जन का पोर्शन जो है वो मैंने बता दिया है कि उनको किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है और कैसे आप उनको कन्वर्ट करते हो। So now let us start these questions. So question number one, super easy question. The brain of the computer is called CPU. So the brain of the computer जो है it is known as CPU. And past papers के अंदर ये भी पूछा जाता रहा है कि CPU के कितने parts होते हैं. So a CPU has two parts. So one part is known as CU, the control unit, and the other part is known as ALU, the arithmetic logic unit. I had already explained them in the lectures. उनके अंदर मैंने इसको explain किया। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या कर रहा होता है कि कंट्रोल यूनिट आपका जितने भी डाटा फ्लो है, इनपुट एंड आउटपुट आ रहा है डेटा का, और प्रोसेसिंग जो है वो किस तरह से होगी उसको देखता है, प्रोसेसिंग के फ्लो को देखता है, डाटा के फ्लो को देखता है। जबकि एएलयू जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, बट इट्स अ पेपर फ्रॉम द पास्ट क्वेश्चन। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन भी पेपर के अंदर होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस और एन इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जो कि आपको आउटपुट दिखाती हैं, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जो कि आपको इनपुट सिस्टम के अंदर इनपुट को ऐड करने में आपको हेल्प आउट जो है वो करती हैं। सो अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, वाई? बिकॉज इसकी मदद से आप डाटा जो है वो सिस्टम के अंदर इन करते हैं। माउस डज द सेम। अगर मैं अपने इस माउस के कर्सर को मूव करूंगा, तो मैं माउस को मूव करूंगा, सो एज एन इनपुट जो है मेरे सिस्टम में काम होगा। स्कैनर्स दे आर आल्सो इनपुट डिवाइस। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे समटाइम्स थिंक कि स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। सो आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। अब तो क्या है हमारे पास कि वी हैव और सेल फोन, हम अपने सेल फोन के अंदर ही कैम स्कैनर की एप्लीकेशन होती है, या आईफोन के अंदर तो बिल्ट इन ही हमारे पास स्कैन करने की ऑप्शन होती है। सो वी सिंपली टेक और डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर ले लेते हैं, वो डेटा जो है वो स्कैन हो जाता है। सो अभी भी बहुत से लोग जो है स्कैनर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हार्ड कॉपी में जो डाटा है उसको इमेज बना के आपके कंप्यूटर सिस्टम में लेके जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, फिर आप ओसीआर की मदद से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसको एडिट कर सकते हो। सो इन द फॉर्म ऑफ एडिटेबल डॉक्यूमेंट जो है वो ले जाता है। तो मैंने इसको भी साथ एक्सप्लेन कर दिया कि स्कैनर भी इनपुट डिवाइस और कैसे है। सो द ओनली आउटपुट डिवाइस इन दीज ऑप्शन इज मॉनिटर, बिकॉज मॉनिटर जो है वो आपको आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करता है। ठीक है जी। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज, रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है। द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम किसको कहते हैं? आप रैम जो है वो आप रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम क्यों कहलाती है? बिकॉज रैंडमली किसी भी इसमें से डेटा जो है वो एक्सेस किया जा सकता है, डाटा जो है वापस इस पर रीड एंड राइट किया जा सकता है। सो रैंडमली डाटा को रीड किया जा सकता है, रैंडमली डाटा को राइट किया जा सकता है। So this is why it's known as a RAM. So it's not a read access memory, it's a random access memory, remember. And इससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आता रहा है कि रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। यस, इट्स अ वोलाटाइल मेमोरी है, एंड इट्स आल्सो अ प्राइमरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरीज वो होती हैं जो कि डायरेक्टली आपके सीपीयू चिप को डेटा जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। सो इट्स अ प्राइमरी मेमोरी। ये क्वेश्चन भी इससे पास्ट पेपर में आया हुआ है। इट्स अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरीज को कहते हैं कि जिनके अंदर जब पावर उनको मिलना बंद हो जाती है तो डेटा जो है वो उनमें से वाइप हो जाता है, डाटा जो है वो वैनिश हो जाता है। तो ऐसी मेमोरीज को आप जो है वो वोलाटाइल मेमोरीज का नाम देते हैं। नॉन परमानेंट मेमोरीज होती हैं ये। सो बिकॉज रैम इज अ नॉन परमानेंट मेमोरी। सो डेटा जो है वो उसमें परमानेंट नहीं होता, इट्स अ नॉन परमानेंट मेमोरी है।
This is why this is known as, it's also known as a volatile memory. A computer system consists of a hardware, software. Yes, both A and B is the right answer, because all those peripheral devices या all those devices जिनको आप touch कर सकते हो वो hardware है. For example, if I start typing using my keyboard, so I can touch my keyboard, it's a hardware. And but yes, जो वन नोट है जिसके अंदर मैं इस लेक्चर को कंडक्ट कर रहा हूँ, ये वन नोट के सॉफ्टवेयर को मैं टच नहीं कर सकता. yes, my monitor is touch screen, so I can tap it and I can do anything on it on the screen. मैं सही तो कोई काम कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर को टच कर सकता हूँ. ये जो कंप्यूटर सिस्टम लिखा हुआ है स्क्रीन पे, उसको मैं नहीं टच कर सकता. तो सॉफ्टवेयर की सबसे बेसिक एंड हार्डवेयर की सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है. एंड सॉफ्टवेयर दे हेल्प यू आउट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. अगर आपके पास जितना मर्जी केपेबल हार्डवेयर हो, अनलेस अनटिल आपके पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप अपनी हार्डवेयर की जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है उसको एंजॉय नहीं कर सकते. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका एक सॉफ्टवेयर है, मैंने बड़े डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. उसके साथ साथ आपके पास जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आपके पास different tools and to perform different tasks, they are also software. So a computer system comprises both of a hardware and a software. Even if the watch I am wearing is, it also comprises of hardware as well as software, because जो भी इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, जो भी इसके अंदर रैम लगी हुई है, जो इसकी रोम लगी हुई है स्मार्ट वॉच की, वो उसका हार्डवेयर है. एंड एंड्रॉइड का जो वर्जन इसके ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से आई कैन एक्सेस ऑल दोज जो कि ऑप्शंस मेरे पास इस स्मार्ट वॉच के अंदर हैं, और जो सेंसर मेरे पास डेटा मेरी बॉडी से कलेक्ट करके मेरी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, उनको देखने के लिए सॉफ्टवेयर ऑल्सो नेसेसरी. सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, स्पेशली इन अ वे कि दो स्टूडेंट जो कि प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने कंप्यूटर साइंसेस को पहले नहीं पढ़ा हुआ अपने ए लेवल्स में या अपने एफएससी में या अपने ओ लेवल्स में या अपने मैट्रिक में, सो उनको भी आइडिया होता है. तो चीज़ें डिफिकल्ट नहीं होती ना जैबिस के टेस्ट में, ना एनटीएस नैट के टेस्ट में रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम्स, बट आपके पास यू शुड बी हैविंग अ थॉरो नॉलेज ऑफ दैट. सो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, इन सारे बेसिक टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अंडरस्टैंड किया हुआ है. नंबर कन्वर्जन सिस्टम्स को, गेट्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे कन्वर्ट करना है, उसको आपने एसेंशली वॉच करना है, लाजमी देखना है आपने उसको. व्हाट इज द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम? सो बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो टू होती है. बाइनरी इन फैक्ट मीन्स टू. सो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर दो ही नंबर होते हैं, वन एंड जीरो. सो उसकी बेस जो होती है वो हमारे पास टू होती है. द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर 1010 इज. सो आपके पास ये नंबर है 1010, आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम से आपने इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में लेके जाना है. सो ऑल्दो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ इन द लेटर हाफ ऑफ द लेक्चर कि आप इसको कैसे करेंगे. जिसको कन्फ्यूजन है उन कन्वर्जन को देख लें, मैं फिर भी दोबारा यहाँ पे सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो आप क्या करेंगे कि वन है इंटू टू कर लेंगे, प्लस जीरो है, सो सेकंड नंबर मेरे पास जीरो है, जीरो इंटू टू कर लेंगे, प्लस फिर अगेन वन है, वन इंटू टू कर लेंगे, प्लस जीरो इंटू टू कर लेंगे. अब राइट हैंड साइड से आप इनको पावर दोगे, तो इसको पावर जीरो देनी है. रिमेंबर के पावर आपने जीरो से स्टार्ट करनी है. इसकी पावर वन, इसकी पावर टू एंड इसकी पावर थ्री हो जाएगी. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टू की पावर थ्री क्या होता है, एट हो जाता है. वन इंटू एट, एट हो जाएगा. दिस विल बी जीरो. वन इंटू टू, वन इंटू टू विल बी टू. टू की पावर जीरो इज वन, बट जीरो इंटू वन इज जीरो. सो दिस विल बिकम 10. तो द बाइनरी नंबर में अगर मेरे पास 1010 है, तो डेसिमल के नंबर सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू 10 बनती है. तो ये 10 है, 1010 नहीं है. रिमेंबर डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा कॉमन लाइफ में हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं, उसी को आप डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम देते हो. Next question is the octal number system has a base of. So octal means 8. So octal number system has a base of 8. So this is an octal number system. बाइनरी नंबर की जो बेस होती है वो 2 होती है. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन, क्योंकि ऐसे पेपर्स ऐसे क्वेश्चन पास्ट पेपर के अंदर जेलिस के आते रहे हैं, एनटीएस नैट में भी आते रहे हैं. सो 10 जो है वो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, राइट. सो दिस इज द डेसिमल नंबर सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास 16 वाला जो बेस वाला होता है वो हमारे पास हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो called the hexadecimal number system. So next क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने एक्सप्लेन करना है कि A316 को जो है वो आपने डेसिमल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है. सो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए मैं पहले बाइनरी का भी सहारा ले सकता हूँ, मैं बाइनरी में भी जा सकता हूँ. सो मैं बाइनरी में चला जाऊँगा. सो हेक्साडेसिमल की बेस जो है 16 होती है. सो 16 वाला टेबल जो है वो मुझे बनाना पड़ेगा. एंड 16 वाला टेबल को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 16 जो है वो 16 जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं पिकअप करूँगा. सो मैं इस टेबल को बनाता हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ.
सो देखिए हेक्साडेसिमल का टेबल बनाने के लिए आपने क्या करना है कि पहले एक दफ़ा जीरो, एक दफ़ा वन, एक दफ़ा जीरो, एक दफ़ा वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, और फिर जीरो, और फिर वन आएगा। तो 16 टाइम्स आपने ये करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ, एंड ये 15 और 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे कि 2 टाइम्स जीरो आएगा, एंड फिर देन 2 टाइम्स वन आएगा, फिर अगेन 2 टाइम्स जीरो आएगा, फिर अगेन 2 टाइम्स वन आएगा, फिर अगेन 2 टाइम्स जीरो आएगा, फिर अगेन 2 टाइम्स वन आएगा, फिर अगेन 2 टाइम्स जीरो आएगा, एंड फिर अगेन जो है वो 2 टाइम्स वन आएगा मेरे पास। आफ्टर दैट आपके पास 4 टाइम्स जीरो आएगा, फिर 4 टाइम्स वन आएगा टेबल बनाने के लिए, फिर अगेन 4 टाइम्स जीरोज आएगा, एंड देन अगेन 4 टाइम आपके पास वन आएगा। देन हेक्साडेसिमल में जो लास्ट स्टेप आपको करना पड़ता है, हेक्साडेसिमल क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, सो आपको 4 प्लेसेस तक जाना होता है। सो 2 की पावर 0 तो 1 होती है, दिस इज वाई एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1, फिर 2 की पावर 1 2 होती है, दिस इज वाई 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 आता है, फिर 2 की पावर 3 जो है वो 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है, पहले इसको मैं मिस कर गया था, 2 की पावर 2 4 होता है, सो दिस इज वाई 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, फिर 2 की पावर क्यूब जो है वो 8 होता है, दिस इज वाई 8 टाइम्स 0 एंड 8 टाइम्स 1 आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स जीरोज आ गया, एंड फिर देन मेरे पास 8 टाइम्स 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये आ जाएगा मेरे पास। अब ये जीरो से आपने काउंटिंग इसमें स्टार्ट करनी होती है, और आप 15 तक जो है वो जाते हैं, जीरो से 15 तक जब आप जाएंगे तो 16 डिजिट जो है वो पूरे हो जाएंगे। So this is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 आ जाएगा। ठीक है, 13 एंड 14 आ जाएगा। अब ए की जो वैल्यू है, 10 को आप ए कहते हैं, बी को आप जो है वो 11 कहते हैं, सी को आप 12 कहते हैं, 13 को आप डी कहते हैं, 14 को आप ई कहते हैं, एंड 15 को आप जो है वो एफ कहते हैं। सो दिस इज हाउ आप इनकी वैल्यूज को देखते हैं। सो अब मैं कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, ए का इक्विवेलेंट मैं पुट करूंगा। सो ए किसके इक्वल है, सो ए जो है वो 10 के इक्वल है, और उसकी वैल्यू होती है 1010। सो ए की जगह पे आई विल बी राइटिंग डाउन 1010। फिर हम 3 का इक्विवेलेंट देखेंगे, सो 3 जो है वो इक्वल होता है 0011 के, फिर 3 की जगह पे आप लिखोगे 0011। अब आप क्या करोगे, सिंपली सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड पावर दे दोगे, जैसे मैंने आपको कन्वर्ट करने का ऑलरेडी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बताया हुआ है, फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। तो ये अब क्या हुआ, ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चला गया, यहाँ तक ये बाइनरी में आ गया था। तो जो टेबल मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, बता भी दिया, इस तरह से आपने वैल्यू जो है वो इसकी ले लेनी है। 0 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू आ जाएगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगेन ये भी 0 है, ये भी 0 है, सो 0 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू आ जाएगा, प्लस 1 इंटू टू आ जाएगा, एंड देन अगेन लास्ट वाला जो 1 है वो आ जाएगा प्लस 1 इंटू टू। आज जब आप इनको पावर देंगे तो पावर आप राइट हैंड साइड से देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब क्या होगा मेरे पास कि मैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूंगा, आई विल गेट द फाइनल आंसर। सो 1 इंटू टू की पावर 7, सो 2 की पावर 7 इज 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64, एंड 2 की पावर 7 इज 128 होगा। तो ये तो 128 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 32 इंटू 1 32, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये जो भी मर्जी पावर्स बने, ये 0 ही हो जानी है। 1 इंटू टू 2 हो जाएगा, एंड अगेन इसके ऊपर आपने थोड़ा सा देखना है कि 2 की पावर 0 1 होता है, सो दिस इज 1 इंटू वन, 1 इंटू 1 मेरे पास 1 हो जाएगा। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो अब ऐड करके मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 128 में 32 को ऐड कर लें, फिर आप 2 को ऐड कर लें, फिर आप 1 को ऐड कर लें, एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो इतना लंबा क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए इसको करवाया है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि चीज़ें आपको समझ आ जाएं। ठीक है, तो ये 13 का 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, एंड 13 में आप फिर अगेन 3 ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। तो दिस इज वाई द आंसर हेयर इज 163। तो ये आंसर जो है वो इसका 163 आ जाएगा यहाँ पे। तो अगेन मैं इस क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक नंबर जो था वो हेक्साडेसिमल में गिवन था, जिसकी वैल्यू जो थी वो A3 बेस 16 था। बेस 16 ये बता रहा है कि वो हेक्साडेसिमल है, आपने उसको डेसिमल में यानी बेस 10 में लेके जाना था। आप नंबर को हेक्साडेसिमल से डायरेक्टली डेसिमल में नहीं लेके जा सकते, पहले आपको बाइनरी में लेके जाना पड़ता है, और फिर आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपने हेक्साडेसिमल से पहले बाइनरी में जाना है, एंड ओनली देन यू कैन गो फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। तो आपको मैंने टेबल एक्सप्लेन कर दिया कि टेबल आपका किस तरीके से वर्क करता है।
तो एक दफा जीरो एक दफा वन होता है, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 होता है, 4 टाइम 0 4 टाइम 1 होता है, फिर 8 टाइम 0 8 टाइम 1 होता है। सो हेक्साडेसिमल का जो टेबल है उससे मैं क्या करूंगा कि आई बी प्लगिंग इन जो उनके भी बाइनरी वैल्यूज बनती हैं। सो एक ही जो बाइनरी वैल्यू बन रही थी मेरे पास, दैट वाज एक ही जो बाइनरी वैल्यू थी वो 1010 थी, मैंने 1010 एक ही जगह पे प्लग इन किया। एंड देन मेरे पास 3 की जगह पे 0011 बाइनरी में बन रहा था, मैंने 0011 किया। अब मैं सिंपल मेथड यूज करूंगा जो कि बाइनरी से डेसिमल में जाने का है, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यूज भी किया हुआ है। बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए आप क्या करते हैं, सारे नंबर्स को बेस 2 यानी जिस बेस में से आप जा रहे होते हैं उसकी बेस से आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई किया मैंने सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, राइट हैंड साइड से पावर दूंगा, कैलकुलेशन कर लूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी बन गई थी या लेंथी हो गया, खैर वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला काम हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। इस तरह से हुआ है कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको सारे नंबर कन्वर्जन सिस्टम मोस्टली इसमें समझ आ गए हैं। क्योंकि आपके अब जो मेन इसमें पॉइंट है वो ये है कि आप हेक्सा से डायरेक्टली डेसिमल में नहीं जा सकते, पहले आप बाइनरी में जाएंगे एंड फिर आप बाइनरी से जो है वो डेसिमल में जाओगे। तो दिस इज वाई आई हैव यूज दिस मेथड इन दिस क्वेश्चन। यस थोड़ा सा लेंथी हो गया बट मेन पर्पज यहाँ पे आपको चीजों को एक्सप्लेन करना था कि कन्वर्जन कैसे आएंगी। बट मोस्टली जैबिस के पेपर के अंदर या एनटीएस के पेपर के अंदर कोई कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया है इस क्वेश्चन नंबर 6 के लेवल का ही होता है। Now moving on to next question. So next question is related to logic gates. मैंने आपको बताया कि almost 30 में से जो 10 questions होंगे in the JABIS entrance test, they will be related to gates and number conversion systems and other logical and mathematical calculations of the computer number system. ठीक है। So अब पूछा है आपसे कि AND gate produce करता है an output of 1 when. So AND gate के अंदर जब तक दोनों inputs 1 नहीं होती output 1 नहीं होगी। So only in the case when both the inputs are 1 the output will be 1. So AND गेट का मैं ट्रू टेबल ड्रॉ कर देता हूं। तो ये दोनों जो है वो इसकी इनपुट्स हैं एंड आगे जो है वो इसकी यहाँ पे क्या है, ये इसकी आउटपुट है। सो 0.00 होता है, 0.1 0 होता है, 1.00 होता है एंड 1.1 क्या होता है मेरे पास 1 आ जाएगा। सो बोथ इनपुट्स आर 1 ओनली देन एंड गेट के अंदर आपके पास आउटपुट जो है वो 1 होती है। विच लॉजिक गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1 व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज 1। सो और गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है आपके पास कि और गेट में अगर एक भी इनपुट पे 1 होगा तो आउटपुट आपकी 1 हो जाती है। सो और गेट का ट्रुथ टेबल मैंने ये भी ड्रॉ कर देता हूँ, ऑल्दो मैंने लेटर हाफ ऑफ द लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड एंड प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड आर अप्लाइंग इन ज़ेबिस वो लाजमी उन चीजों को पहले कवर अप करेंगे, तभी एमसीक्यूज उनको ज्यादा इजीली समझ आएंगे। तो यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, इन द केस ऑफ 0 0 इट इज 0। सो और गेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है एंड गेट के लिए जो सिंबल होता है वो डॉट का सिंबल होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो और गेट है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड यस क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको आपने लाजमी देखना है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। सो इट्स अ वर्ड प्रोसेसर है, इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट्स अ वर्ड प्रोसेसर टूल। विंडोज यस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम यूज करते हैं, इवन मैं भी ये क्लास लेते हुए जिस सिस्टम के ऊपर क्लास ले रहा हूँ उसके अंदर विंडोज ही इंस्टॉल्ड है। फोटोशॉप इज अ फोटो प्रोसेसिंग टूल, इमेज प्रोसेसिंग टूल है ये। ठीक है। सो इमेज डिजाइन करने के लिए, इमेज प्रोसेस करने के लिए यूज है। एंड गूगल क्रोम इट्स अ वेब ब्राउजर। तो मैंने एक्सप्लेन इसलिए कर दिया इनको ताकि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो। तो द ओनली ऑप्शन हियर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन बहुत दफा पेपर में आया हुआ है। फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को पूछा गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिसोर्सेज को मैनेज करता है, आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देखिए आप हार्डवेयर से कनेक्ट ही नहीं हो सकते जब तक उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आप करके उसको यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो इस सिस्टम के अंदर मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे विंडोज 11 इंस्टॉल्ड है, विंडोज 11 के बाद फिर इसके ऊपर डिफरेंट टूल्स इंस्टॉल्ड है, फिर इसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है उसके ऊपर ये क्लास जो है वो कंडक्ट हो रही है। एंड जो लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है जिन स्टूडेंट्स के लिए, दे आर वॉचिंग इट ऑन जूम, एंड दो स्टूडेंट्स फिजिकली इस टाइम क्लास में बैठे हुए हैं वाया प्रोजेक्टर, दे आर सीइंग इट ऑन देयर वाइट बोर्ड राइट, या ऑन देयर वाइट स्क्रीन। सो प्रोजेक्टर के लिए भी को आइडेंटिफाई जो किया हुआ है इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, वो वन नोट ने वो विंडोज ने ही उसको ये ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं कि वो इन ड्राइव्स को देख सके, इन चीजों को जो है वो देख सके। सो ऑल दीज आर द purposes of the or all these are the jobs of an operating system। ये responsibilities हैं सारी की सारी
हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम या आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक भी कनेक्ट करता है, इन आईओ डिवाइसेस को, इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को भी कनेक्ट करता है, एंड यूजर को इंटरफेस भी देता है। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द full form of URL? Many times asked in the exam. It's a very repeated question. So URL stands for Uniform Resource Locator. So URL क्या होता है? जो आपका वेब एड्रेस होता है, सिंपल वर्ड्स फॉर दो स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अ प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और सीएस नहीं पढ़ा हुआ, उनको आसान लफ्जों में मैं बता दूं कि यूआरएल किसी भी वेबसाइट का जो नेम है ना, अगर www.google.com.pk है तो ये उसकी यूआरएल है। तो यूआरएल इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। What is the most widely used wired networking technology? So wired technologies की अगर बात की जाए तो इसमें से आपको पता है कि ब्लूटूथ तो वायरलेस होती है, वी ऑल यूज इट ऑन और एंड्रॉइड फोन्स में भी हम इसको यूज करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, अपनी वायरलेस डिवाइसेस को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। वाईफाई, यस, जितना भी नेटवर्क है आपका कंप्यूटर का, इंटरनेट का जो नेटवर्क चल रहा है वो वायरलेस फॉर्म में वो वाईफाई है। इंफ्रारेड बी, IR बी, हमारे पास से जो रिमोट्स नहीं होते हैं, जो टीवी के रिमोट्स होते हैं, दे वर्क ऑन द IR टेक्नोलॉजी, सो दे आर ऑल वायरलेस, वेयर एज एथरनेट इज अ सिस्टम जो कि वायर्ड होता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि मोस्ट वायरली यूज्ड जो नेटवर्किंग, वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, यानी इसमें फिजिकली तार कनेक्टेड होती है। सो इनके अंदर आपके पास डेटा ट्रांसमिशन तो होती है बाकी तीन के अंदर, जिसमें आपके पास ब्लूटूथ है, वाईफाई एंड IR है, बट दे आर ऑल वायरलेस। What does IP in an IP address stands for? So IP stands for Internet Protocol. ये भी बहुत दफा ज्यादा रिपीट किया गया क्वेश्चन है। जो इनिशियली मैंने क्वेश्चन आज के लेक्चर में ऐड किए हुए हैं, या इस पूरे जो कंप्यूटर का सिस्टम का चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ रिलेटेड टू जेबिस एंड नेट का एंट्रेंस टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें पास्ट पेपर्स में से बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या है से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या चीज होती है। सो कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, अ हार्डवेयर कंपोनेंट, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ एन इनपुट डिवाइस। सो अगेन इन द लेटर ऑफ द लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन इट कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके वर्किंग को, आपके सिस्टम के जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको इफेक्ट करते हैं, आपके डेटा को ब्रीच करते हैं, कुछ उसमें से मैलवेयर्स होते हैं, कुछ उसमें से रैंसमवेयर्स होते हैं, कुछ आपकी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। सो होता ये सॉफ्टवेयर ही है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर ऐड करता है इन अ वे कि वो आप जो है आपकी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सके, आपके वर्किंग को स्टॉप कर सके, उसको इफेक्ट कर सके। तो आपकी जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है सिस्टम की उसको ये इफेक्ट करते हैं। तो कंप्यूटर वायरस, यस, इट्स अ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर ओरिएंटेड कंपोनेंट नहीं होता। यस, हार्डवेयर के थ्रू वायरस वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूएसबी पहले यूज होती थी, अब तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर यूज होती हैं। अगर मैं कोई एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव या यूएसबी खुदा ना वास्ता किसी एक सिस्टम में कनेक्ट करता हूँ एंड इट इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय अ वायरस, राइट, तो वो वायरस जो है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा इनसाइड दैट सिस्टम जिसके साथ उसको लगाया गया है। तो होता वो सॉफ्टवेयर ही है। यस, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक यूएसबीज और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा लाइक दैट, तो वो इन्फेक्ट करता है। बट यस, इन्फेक्टेड हार्डवेयर लगाने से वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ही कॉपी होगा। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल ये नहीं है, कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स, contains a dictionary words, is at least 8 characters long, includes 8 numbers। देखिए, किसी भी अच्छे पासवर्ड का जरूरी होना, का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा पासवर्ड स्ट्रांग होगा तो उतना ज्यादा आप एक्सेस को स्टॉप कर सकोगे कि वो लोग जो कि अनऑथराइज्ड हैं टू यूज दिस सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने लैपटॉप का स्ट्रांग पासवर्ड रखूंगा तो डाटा ब्रीच होने का, उसमें से डाटा का किसी का जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है या अनऑथराइज्ड पर्सन है उसका वो यूज करना जो है वो स्टॉप होगा। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि उसके अंदर जो है वो कैपिटल लेटर्स भी यूज किए जाएं, उसमें स्मॉल लेटर्स भी यूज किए जाएं, उसमें अल्फाबेट्स और एंड नंबर्स दोनों यूज किए जाएं। उसके साथ साथ जो है वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो एंड उसमें साथ साथ स्पेशल नंबर्स भी, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज किया जाए। तो स्पेशल कैरेक्टर जिसमें आपके पास हैश टैग है, @ है, अंडरस्कोर है, दे आर ऑल, एक्सक्लेमेशन मार्क है, दे एंड का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है, सो दे आर ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट। सो दे आर ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स। सो अ गुड पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको क्रैक करना डिफिकल्ट होगा। जब डिफिकल्ट होगा क्रैक करना तो आपका डेटा जो है वो सेफ रहेगा, डाटा अनऑथराइज लोगों के हाथों में नहीं जाएगा। तो स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होते हैं, यस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की ये निशानी है। 8 कैरेक्टर मैंने बताया कि एटलीस्ट उसको आप लॉन्ग रखें, नंबर्स और अल्फाबेट्स का मिक्स हो। हाँ, आप नेम रख देंगे, कोई डिक्शनरी का वर्ड रख देगा। अब एक बंदा जो है वो अपना पासवर्ड रख देता है कूल, तो कूल तो एक डिक्शनरी वर्ड है, कोई किसी को याद रह जाएगा कि अच्छा इसका पासवर्ड तो कूल है, राइट।
तो डिक्शनरी वर्ड्स के बजाय आप कोशिश किया करें कि जब भी पासवर्ड खुद भी बनाएं एंड रिमेंबर कि ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन में से है। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें डिक्शनरी वर्ड्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए, इसके अंदर ये सारी चीजें होंगी तो पासवर्ड जो है वो आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिशिंग बहुत दफा ये पूछा गया है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है नोट्स में। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ अ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व। तो फिशिंग क्या होती है कि जो आपको फ्रॉडलेंट ईमेल्स आती हैं या फ्रॉडलेंट कॉल आती है और फिर आपको कहते हैं कि जी आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया होगा, आपसे पहले डिटेल्स लेते हैं, फिर आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी को, वो जो वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी, उसको वो क्या करते हैं, उस वन टाइम पासवर्ड को आपसे पूछ लेते हैं एंड आपके या तो सिस्टम को हैक कर लेते हैं या फिर आपको जो है ना फाइनेंशियल लॉस होता है कि आपके अकाउंट में से पैसे जो है विड्रॉ कर लेते हैं या आपके अकाउंट के थ्रू वो शॉपिंग भी कर लेते हैं। So phishing is this type of a cyber attack. It can be ये कनेक्शन जो है वो ईमेल के थ्रू भी बन सकता है और ये कॉल्स के थ्रू भी बन सकता है। तो बेसिकली दे स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। So they steal your personal information. So sending a fraudulent email to steal a personal information is known as phishing. ठीक है। सो मैलवेयर से इफेक्ट नहीं करता, वो तो वायरसेस होते हैं। ब्रेकिंग इनटू नेटवर्क्स यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक्स, ये हैकिंग होता है, इसको तो आप हैकिंग कहते हैं। फिजिकल स्टीलिंग का कंप्यूटर ये तो स्टीलिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या होता है कि वो किसी ने उसको स्टील कर लिया है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट पोर्शन जो बन रहा है हमारे पास एमसीक्यूज का। A firewall is used to detect viruses, block unauthorized access to networks. Again repeated questions हैं ये जो first 20 हैं। तो block the unauthorized access to networks. This is the purpose of the firewall. ठीक है जी। अच्छा जी, which of the following is an example of a secure internet protocol? This question was there in the past papers of Zabbis as well. तो जो hyper text protocols हैं और उसमें HTTPS is the most stronger network protocol. So question number 1 is which of the following is not an operating system? So इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सो विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ओएस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल क्रोम जो है वो आपके पास एक वेब ब्राउजर है, इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस द रिसोर्सेज इज नोन एज। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि उसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है वो कर्नल कहलाता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं कि कोई भी उनको यूज कर सकता है, उनमें मॉडिफिकेशन जो है वो अपने मुताबिक जो है वो कर सकता है। सो लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अवेलेबल, इसके जो रिसोर्सेज हैं इट्स अवेलेबल फॉर यूजेज फॉर ऑल। ठीक है जी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? परफॉर्म कैलकुलेशन, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, एडिट डॉक्यूमेंट्स, ब्राउज द इंटरनेट। सो सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका प्राइमरी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। कैलकुलेशन परफॉर्म करना, यस, सी यू और ए एल यू जो सी पी यू के अंदर आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो ये काम करता है। डॉक्यूमेंट्स एडिट करने के लिए आपके पास डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स होते हैं। इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए आपके पास डिफरेंट वेब ब्राउजर्स होते हैं, इसमें क्रोम है, मोजिला है, यूसी ब्राउजर है, एक्सेट्रा। सो इस तरह के ब्राउजर्स होते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करेंगे तब तक आप कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग टूल या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी और सॉफ्टवेयर उसके ऊपर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? मैंने आपको बताया था कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर दोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के अंदर या डिफरेंट मशीनरीज के अंदर रियल टाइम डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं। सो आर टी ओ एस, सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके नेम में ही है कि दे आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आर टी ओ एस इज आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। विच आर द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? सो इनपुट डिवाइसेज आर यूज टू इनपुट डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, राइट। प्रिंटर भी आपको आउटपुट दिखाता है, दैट्स एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर जो है वो आपको आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड दे रहा होता है। सो द ओनली इनपुट डिवाइस हेयर इज इनपुट डिवाइस हेयर इज द इज माउस। So moving on to the next question. So the next question is a printer is an example of an input device, output device, storage device, processing device. So printer आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट जो है वो अवेलेबल करता है। सो हार्ड कॉपी में आपके पास आउटपुट अवेलेबल होती है। तो दिस इज वाई जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड बार कोड्स? तो बार कोड्स बने हुए होते हैं डिफरेंट, डेटा को प्रोसेस कर, उनको स्कैन करने से डेटा प्रोसेस हो जाता है। अगर किसी आर्टिकल की वैल्यू है, प्राइस है, वो आ जाती है, उसका नेम आ जाता है। सो बार कोड रीडर्स जो हैं,
बेसिकली स्कैनर सिस्टम पे ही वो वर्क कर रहे होते हैं, बट बार कोड रीडर्स आर स्पेसिफिकली सच टाइप ऑफ स्कैनर्स विच आर यूज टू रीड बार. So the next question is question number 9. Which output device is used for high quality graphical output? So high quality graphical output आपको plotter जो है वो provide करता है. Plotters basically maps को print करने के लिए बड़े बड़े से जो banners होते हैं उनको print करने के लिए जो है वो use होते हैं. So they are a type of printers, but they are very high quality printers which have the tendency to print very large size outputs, right? So what type of printer uses a ribbon and imparts paper? So the इसमें से जो हमारे पास लेजर प्रिंटर है और हमारे पास जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं और 3D प्रिंटर्स हैं, दे प्रिंट बाय स्प्रेइंग द इंक ऑन द पेपर. इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. सो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, ये पेपर को हिट करते हैं जस्ट लाइक एक टाइपराइटर जो है वो हिट करता था. सो ऐसे प्रिंटर्स को आप जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का जो है वो नाम देते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी इज वोलाटाइल. सो वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी को कहते हैं कि जिसमें से जब पावर मिलना बंद हो जाती है, सो पावर मिलना बंद होने से उसके अंदर से जो डेटा होता है वो डेटा भी सारे का सारा जो है वो वाइप आउट हो जाता है, डेटा जो है वो ख़त्म हो जाता है. सो ऐसी मेमोरीज को आप जो है ना वो वोलाटाइल मेमोरीज का नाम देते हैं. सो रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि रैम को अगर पावर मिलना बंद हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी को पावर मिलना बंद हो जाएगी, तो उसमें से डेटा जो है वो वाइप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. तो दिस इज वाई इट्स नोन एज अ वोलाटाइल मेमोरी. विच मेमोरी इज यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. सो टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के लिए जो आपके पास डिवाइस यूज़ होती है, सॉरी जो आपके पास मेमोरी यूज़ होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैम. ठीक है, वो भी रैम ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है. सो रैम डायरेक्टली आपका जो सीपीयू चिप होती है उसको डेटा जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है. सो इट कैन प्रोसेस डाटा और इट कैन सेंड डाटा टू द सीपीयू एट द स्पीड्स ऑफ लाइट. सो दिस इज वाई इट्स अ वेरी फास्ट मेमोरी, बट ये एक्सपेंसिव भी होती है. फास्ट एंड एक्सपेंसिव मेमोरी है, एंड दिस इज वाई इट इज डायरेक्टली गिविंग डाटा टू द सीपीयू. तो जो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जो इंटरमीडिएट डाटा होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, दैट इज डन इन रोम. विच मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी, रैम, कैशे, रोम, रजिस्टर. सो इनमें से रीड ओनली मेमोरी रोम जो है, इट्स अ रीड ओनली मेमोरी, इट्स अ परमानेंट मेमोरी. ऑल्दो इट्स ऑल्सो सेमी कंडक्टर मेमोरी, बट इट इज परमानेंट मेमोरी. इसके ऊपर जो डाटा है वो रिटेन रहता है. आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो बायोस वगैरह होती है वो सारी की सारी रोम्स ही होती हैं, रीड ओनली मेमोरीज ही होती हैं. ठीक है, ये वजह है कि उनके ऊपर डेटा जो है वो सेव रहता है. इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप विच इज़ मेड बाय अ कंपनी नेम डेल, तो वो उसकी बायोस के ऊपर डेली ही दिखाएगा, उसी का डेटा जो है उसका बूटअप के लिए उसको रेडी करेगा और विंडोज़ वगैरह को उसमें लोड कराएगा और फिर वो बूटअप करेगा. विच इज़ द फास्टेस्ट डिस्क मेमोरी. सो अमंग द गिवन ऑप्शंस विच वन इज द फास्टेस्ट वन, हार्ड डिस्क, रैम, कैशा, यूएसबी. सो कैशा मेमोरी जो है वो आपके CPU chip की internal memory होती है, and it is super fast. So among these options, cache is the fastest memory. What type of storage device is an SSD? So SSD is also a primary storage device. So there are different type of primary storage devices, including hard drives and SSDs. So SSDs are solid state drives, and they are faster and much more reliable as compared to hard drives. So जो आपकी SSD होती है वो ज़्यादा फास्ट भी होती है, ज़्यादा रिलायबल भी होती है एज कम्पेयर टू आपकी हार्ड ड्राइव. बट फिर याद रखिएगा कि ये एक्सपेंसिव भी होती है, कॉस्टली भी होती है. दिस इज़ वाई कि अब जो आपके मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनमें हार्ड ड्राइव्स के बजाय एसएसडीज जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं. इन विच टोपोलॉजी डू ऑल डिवाइसेज कनेक्ट टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन. सो बस टोपोलॉजी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर कि बस टोपोलॉजी इज सच अ टाइप ऑफ अ टोपोलॉजी जिसमें एक सिंगल लाइन होती है एंड डिफरेंट पीसीज जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं. सो इस टोपोलॉजी को जो है वो आप बस टोपोलॉजी का नेम जो है वो देते हैं. ठीक है, सो दिस इज नोन एज बस टोपोलॉजी. विच टोपोलॉजी इज द मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट. तो कौन सी टोपोलॉजी जो है वो फॉल्ट टॉलरेंट है, जिसमें फॉल्ट आने का चांस कम से कम होता है, यानी फॉल्ट अगर आ भी जाए तो फिर भी डेटा जो है कम्युनिकेशन वो स्टॉप नहीं होती. सो मैश टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी जिसमें जो कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है, डेटा जो है वो स्टॉप नहीं होता, फ्लो ऑफ डेटा जो है या कम्युनिकेशन जो है वो रुकती नहीं है. विच टोपोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज इन ऑफिस नेटवर्क. तो ऑफिस नेटवर्क के अंदर जो टोपोलॉजी आप यूजली यूज कर रहे होते हैं, दैट इज स्टार टोपोलॉजी. व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. सो बस टोपोलॉजी हाई कॉस्ट है, फेलियर ऑफ अ सिंगल डिवाइस, ये तो इसका डिसएडवांटेज है ना. सो फेलियर ऑफ अ सिंगल डिवाइस इफेक्ट्स द इंटायर नेटवर्क. सो बस टोपोलॉजी के अंदर क्योंकि एक ही सिंगल, मैंने बताया है कि वायर जा रही होती है, केबल जा रही होती है, डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो उसके साथ ही कनेक्टेड होती हैं. सो दिस इज़ वाई इसके अंदर जो है वो एक भी डिवाइस अगर आपकी इफेक्ट हो जाती है तो आपका नेटवर्क जो है वो इसमें से नेटवर्क जो है वो काम करना
छोड़ देता है, एंड इसके साथ साथ डाटा कोलिजन भी इसका एक डिसएडवांटेज है। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मैश टोपोलॉजी? सो मैं, कॉस्ट एफिशिएंट तो ये बिल्कुल नहीं है, कॉस्टली होती है, फॉल्ट टॉलरेंट होती है। यस, अगर कोई इसमें फॉल्ट आ भी जाए, कहीं पे कोई वायर डिस्कनेक्ट हो भी जाए, तो किसी तरह से ही अपना कम्युनिकेशन पाथवे डेवलप इसमें हो जाता है, एंड डेटा जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। अब क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, वायरसेस एंड एंटी वायरसेस हैं। सो अ वायरस दैट स्प्रेड्स विदाउट ह्यूमन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्म। सो ऐसा वायरस जो कि आपको पता ही नहीं चलता कब आपके पीसी के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर जो है आ गया है और अब वो आपके सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, सच अ वायरस, ठीक है, ह्यूमन एक्शन के बगैर ही आ जाता है, यानी आपने कोई और काम किया था लेकिन वो अपने आप को स्नीक इन कर लेता है इन योर सिस्टम, इन योर विंडोज, इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सच अ वायरस इज नोन एज worm. Which of these is an antivirus software? Chrome is a web browser. McAfee, yes, it's an antivirus, right? So मैं बता देता हूँ बाकी सबका भी, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आपको आइडिया हो, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स who are coming from a pre-medical or a non-computer sciences background. So McAfee is an antivirus software. एक्सेल जो है वो आपके पास ऑफिस टूल है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। सो इट्स अ वर्ड प्रोसेसर टूल है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है जी। सो इट्स अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इस पर आप स्प्रेडशीट्स बनाते हैं। जूम एक कम्युनिकेशन टूल है, ठीक है, मीटिंग्स जो है उसके ऊपर आप डिफरेंट लाइव मीटिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो जूम इज अ कम्युनिकेशन टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रोजन हॉर्स? सो ट्रोजन हॉर्स क्या चीज है? सो ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ फायरवॉल, a malware disguised as legitimate software, a type, yes. So Trojan horse is basically malware. It's a virus जो कि ऐसे लगता है कि एक legitimate software है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली नेम इसको किया गया, एक इंसिडेंट हुआ था इन द रोमन्स, कि उन्होंने क्या किया था कि ट्रॉफी के तौर पे एक अपने ओपोनेंट्स को हॉर्स जो है वो प्रोवाइड किया था, और वो ये समझते कि ट्रॉफी है, लेकिन असल में उनके सोल्जर्स अंदर उसमें छुपे हुए थे, जो कि बाद में बाहर आ गए थे, और उन्होंने उनके जो कैसल था, जो उनका फोर्ट था, उसके डोर्स ओपन कर दिए थे, और आर्मी जो थी, रोमन आर्मी जो है वो उसने वो इंटर हो गई थी अपने ओपोनेंट्स के जो उनका फोर्ट्रेस थी उसके अंदर। तो सेम गोज, ट्रोजन हॉर्स आपको ऐसे लगता है कि आपको एक लीगल सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, लेजिटिमेट है, लेकिन असल में वो वायरस होता है और आपके सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। What does a firewall do? A firewall scans for viruses, protects against unauthorized access. तो yes, it protects against the unauthorized access. Firewall जो है वो unauthorized access देने नहीं देता, प्रोवाइड नहीं करता। Which malware locks or user files and demands a ransom? So ransomware एक ऐसा टाइप ऑफ आपके पास वायरस है जो कि जब अटैक करता है, मेलवेयर जब अटैक करता है, तो वो फिर आपकी फाइल्स को लॉक कर देता है, आप उनको यूज़ नहीं कर पाते, और आपको वो एक्सेस देने के लिए कह रहा होता है कि जी अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको ये कोई काम करना पड़ेगा या रैंसम पे करना पड़ेगा। सो नाउ सम फ्यू ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। सो व्हाट डज HTTPS स्टैंड्स फॉर? सो HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सो इट्स अ मैकेनिज्म, ठीक है, इट्स अ प्रोटोकॉल which stands for hypertext transfer protocol secure. So it's an internet protocol, right? So what is the main function of encryption? Encryption का main function ये होता है कि आप डाटा को किसी ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो कि हर कोई उसको इजीली रीड नहीं कर सकता, सिर्फ सेंडर और रिसीवर जो है वो उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सो सेंडर और रिसीवर जो है वो इसको समझ सकते हैं, वो इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सो डाटा जो है वो ट्रांसमिट जब होता है ओवर वायरलेस सिस्टम या वायर्ड सिस्टम, सो इट्स transmitted in unreadable form. So this process is known as data encryption. What is an IP address? IP address is an internet IP address stands for internet protocol, right? और ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, हर डिवाइस का एक डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा, जो मेरा पीसी है उसका एक डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा, जो मेरा मोबाइल फ़ोन है उसका एक डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा। सो हर डिवाइस का एक डिफरेंट आईपी एड्रेस है ओवर द नेटवर्क टू कम्युनिकेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी? सो आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ ऑलरेडी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, कि आप इंटरनेट की मदद से अपने डिवाइसेस को कम्युनिकेट करते हैं। होम ऑटोमेशन हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी जो यूज़ होता है, सेक्टर, इस तरह की चीज़ें। सो क्वेश्चन नंबर 30, विच डिवाइस इज नॉट एन आईओटी डिवाइस? स्मार्ट वॉच, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और स्मार्ट लाइट। तो देखिए, जो आपका लैपटॉप है ना, ऑल्दो वो इंटरनेट को यूज तो करता है वर्क करने के लिए, बट इट्स नॉट कंट्रोल्ड वाया इंटरनेट। So the laptop is not an Internet of Things device. So now some question related to the artificial intelligence and its applications. Which branch of AI focuses on teaching machines to learn from data? So robotics है ये branch आपके पास। पहला ऑप्शन मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी है। सो मशीन लर्निंग इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आप क्या करते हो,
मशीन्स को टीच करते हो, आप देखते हो कि डेटा साइंसेस को यूज़ करते हुए मशीन्स कैसे परफॉर्म करेंगी. सो दिस इज नोन एज मशीन लर्निंग. व्हाट डज एनएलपी स्टैंड फॉर? and for in AI. So in AI, the NLP stands for Natural Learning Process, Neural Language Processing. सॉरी, नेचुरल मैं कह गया उसको, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है. इसकी मदद से आपका AI अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं टू टेक डिसीजन इन सेल्फ, उनको जो है वो जज करता है, वो उसको समझाने के लिए यूज़ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AI एप्लीकेशन? चैटबॉट तो यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, इसमें चैट जीपीटी है, डीप सीक है, एक्सेट्रा है. फेशियल रिकग्निशन है, डिजिटल पेंटिंग है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. सो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा जो है वो इसमें से AI एप्लीकेशन नहीं है. सो AI एप्लीकेशन जो इसमें से नहीं है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिफोर इवन के AI वाज इजीली अवेलेबल टू मैसेज, उससे पहले भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो काम कर रहे होते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो यूज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने जो मैलवेयर डिटेक्शन मैकेनिज्म होते हैं उनको देख रहे होते हैं. व्हाट इज द गोल ऑफ एन AI इन हेल्थ केयर? सो हेल्थ केयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है? रिप्लेस कर देंगे डॉक्टर्स को? क्या वो इम्प्रूव करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट? ऑटोमेट करते हैं हॉस्पिटल्स को? रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ हॉस्पिटल? तो हेल्थ केयर के अंदर जो उनका मेन रोल है वो ये है कि डायग्नोसिस को या ट्रीटमेंट को वो इम्प्रूव करते हैं, हेल्प करते हैं डॉक्टर्स को इन डायग्नोजिंग के जो पेशेंट है उसको क्या बीमारी है या उसका ट्रीटमेंट क्या है. व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कंप्यूटर विजन इन AI? सो कंप्यूटर विजन क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर के अंदर जो है वो पिक्टोरियल डाटा को यूज़ कर रहे हैं फॉर AI. फॉर एग्जांपल, जो सिस्टम्स आपके पास इंस्टॉल्ड हैं टू चेक द स्पीड्स ऑफ द कार, ठीक है. सो हमारे सिटीज़ के अंदर जो डिफरेंट सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं ऑन और हाईवेज विच आर डिटेक्टिंग कि कौन सी स्पीड कार जो है स्पीड वायलेशन कर रही है, किस कार का क्या नंबर है, कौन सी कार सिटी से एग्जिट हो रही है, कौन सी कार इंटर कर रही है, टू कंट्रोल थेफ्ट एंड क्राइम एज वेल. तो ये भी उनका रोल है. तो कंप्यूटर विजन का जो प्राइमरी यूज़ है वो इमेज एंड वीडियो एनालिसिस है. सो इमेज एंड वीडियो एनालिसिस की मदद से डिफरेंट काम किए जा रहे हैं. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, हमारे सिटी के अंदर जो स्मार्ट सिटी के या सेफ सिटी के जो कैमराज हैं उनकी बात मैंने की है. सो क्वेश्चन नंबर 36 इज विच AI टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स? न्यूरल नेटवर्क्स दे हेल्प आउट the self-driving cars. It's an AI technology which helps self-driving cars to drive themselves. What is deep learning? So deep learning मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, डेफिनेशन में मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है. A subset of machine learning using large data and neural networks, a type of robotic automation, uh, a database technology, a type of programming language. So it's basically a subset of machine learning जो कि large data को और neural networks को use करता है to help AI systems take decisions. ठीक है जी. Which AI powered assistant is developed by Apple? So Apple का जो AI powered system है, that is known as, we all know that, ये तो बहुत जो हमारे even जो iPhones हैं उनके अंदर भी है, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी एक वाइटल पार्ट है. Siri. So Siri is the AI-powered assistant which is developed by Apple. So what is the main function of AI chatbots? So the next question is, what is the main function of AI chatbot? So the main function of AI chatbot is to send emails, automate conversations, design websites और encrypt पासवर्ड. सो हमें पता है कि डिफरेंट चैट बॉट्स हैं, इवन जिसमें चैट जीपीटी वगैरह भी इंक्लूडेड है. सो दे हमें हेल्प आउट करते हैं, ऑटोमेट करते हैं कन्वर्सेशंस को. कैसे? जब आप उनको डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देते हैं, सो उसके ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आपको जनरेट करके देते हैं, आपसे पूरी पूरी कन्वर्सेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AI इज यूज्ड इन फाइनेंस फॉर वीडियो एडिटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन. सो फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर AI जो है वो फ्रॉड डिटेक्शन का काम करती है, देख रही होती है कहाँ पे कोई फ्रॉड किया गया है या कोई जो ट्रांजैक्शन है दैट इज अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो फ्रॉड डिटेक्शन जो है उसका काम है. अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कुछ एप्लीकेशन मैंने आज के लेक्चर में ऐड की हैं. विच ऑफ दीज इज एन IoT एप्लीकेशन? सो इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो IoT की एप्लीकेशन है? सो स्मार्ट वॉच, टाइप राइटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, MS वर्ड. सो स्मार्ट वॉच इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिकॉज इट हेल्प्स यू to monitor your blood pressures etc using internet, and it's saving the data as well. uh, Internet of things are devices are connected via internet, Wi-Fi, Bluetooth, so they are connected all via all of the above. Which other sensor is commonly used in smart homes? तो स्मार्ट होम्स में कौन कौन से सेंसर्स यूज होते हैं? सो टेम्परेचर सेंसर, रैम, हार्ड डिस्क, CD-ROM. तो टेम्परेचर सेंसर जो है वो स्मार्ट होम्स के अंदर, ऑटोमेटेड होम्स के अंदर यूज होते हैं. दे डिटेक्ट के टेम्परेचर जो है वो कितना है, उसके मुताबिक जो घरों के हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स हैं, they are running those according to the data collected by the
और गिवन बाय द टेम्परेचर सेंसर एंड इज देन मैनेज बाय द जो सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल्ड है टू मैनेज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो वो हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम को उसके मुताबिक बढ़ा देता है या स्लो कर देता है। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ IoT सिक्योरिटी? सो बिगेस्ट चैलेंज ऑफ IoT सिक्योरिटी क्या है? तो सबसे बड़ा जो मसला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ वो डिवाइस कॉस्ट है, लिमिटेड डिवाइस मेमोरी है, साइबर अटैक्स एंड हैकिंग है। यस, तो क्योंकि आप की डिवाइसेस दे आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट, आपके चाहे वो घरों के सिक्योरिटी कैमराज हैं, आपके घरों का हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम है, लाइटनिंग सिस्टम है, एक्सेट्रा है। सो दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर वाया वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आपके पास वाईफाई इंटरनेट या ब्लूटूथ है। सो एनी बडी कैन हैक दैम एंड यूज दैम फॉर देयर ओन यू नो docile purposes. So moving on to question number 45. So which of the following IoT devices is used in healthcare? So किस device को जो है वो आप अपना जो हेल्थ केयर के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं? सो स्मार्ट थर्मोस्टेट है, वेरिएबल हेल्थ मॉनिटर्स हैं, वायरलेस राउटर्स हैं। सो वेरिएबल हेल्थ मॉनिटर्स हैं, दे हेल्प कलेक्ट डेटा from a patient and they display that data on a screen and is visible to the doctor and they can easily take decisions कि जो patient की condition है, is it improving or is it not improving, right? So now some question related to the security and computer networks. Which security method converts data into unreadable text? Encryption, मैंने आपको पहले भी बताया कि डेटा को इस तरीके से encrypt कर लिया जाता है कि रास्ते में कोई उसको पढ़ ना सके, सिर्फ सेंडर और रिसीवर जो है ना वो उसको क्या कर रहे हैं, उसको डिक्रिप्ट करके समझ सकते हैं। What is phishing? So phishing is an AI technique, a type of malware, a cyber tracking used into sharing sensitive information. Yes, तो ऐसा ही होता है जो अक्सर आपको कॉल्स आती हैं फ्रॉडलेंट लोगों की तरफ से कि जी आपको OTP आया होगा, आप बता दें, या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ, अपना डेटा शेयर कर दें। सो दे आर ट्राइंग टू ट्रिक यू इनटू शेयरिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेटा विद देम, और उससे वो क्या करते हैं कि वो डेटा को यूज़ करके आपको फाइनेंशियल या पर्सनल लॉस जो है वो पहुंचाते हैं। What does VPN stands for? So VPN stands for Virtual Private Network. A strong password should include only letters, numbers and symbols, letter numbers, symbols and special characters. So एक जो सबसे ज़्यादा strong password होगा वो उतना ही ज़्यादा difficult होगा. So which protocol is used for secure web browsing? So HTTP or FTP, HTTPS, IPX. So HTTPS is the hypertext protocol, secure protocol है ये, ठीक है, which is used to which is used for secure web browsing. So these were some of the questions related to जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है टेस्ट का, उसमें से। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह विल बी सॉल्विंग डिफरेंट टेक्निक्स, विल बी लर्निंग डिफरेंट टेक्निक्स कि आपने वन जो नंबर सिस्टम है हेक्सा में है या डेसिमल में, आपने उसको बाइनरी में या ऑक्टल में कैसे लेके जाना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में अब हम Like, comment, and subscribe.